नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेती के राष्ट्रपति की हत्या के बारे में। राष्ट्रपति जोवेनाल मोइसे के घर में घुसकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जो वाइफ है फर्स्ट लेडी, वो बहुत ही क्रिटिकली वुंडेड हैं और इस वक्त अस्पताल में है। किसी भी देश के राष्ट्रपति की हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उनके घर में घुसकर उनको मारना ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। हेती ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा है। वहां पर पिछले कई महीनों से गैंग वायलेंस बढ़ रहा है, सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और अब राष्ट्रपति की हत्या ने इस कैरेबियन देश को और ज्यादा केओस में डाल दिया है। आइए हेती की लोकेशन एक बार मैप पर देख लेते हैं। तो अगर हम उत्तरी अमेरिका में जूम इन करें तो यहां पर आपको कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन, इनके बीच में बहुत सारे आइलैंड्स नजर आएंगे। इन आइलैंड्स को अक्सर हम वेस्ट इंडीज भी कहते हैं और इन आइलैंड्स में कई बड़े बड़े देश हैं जैसे कि क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हेती। तो यहां पर जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इस कैरेबियन ग्रुप में, इस पर स्थित है हेती नाम का देश। तो ये है कैरेबियन सी, ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और इन आइलैंड्स के बीच में स्थित है कैरेबियन। और यहां पर ये जो आइलैंड है पूरा, इसको अक्सर हिस्पैनियोला कहा जाता है। अब अगर आप इस आइलैंड को देखेंगे तो ये दो हिस्सों में विभाजित है। आधा है डोमिनिकन रिपब्लिक और बाकी है हेती। हेती का कैपिटल है पोर्टाओ प्रिंस और इसी कैपिटल के बाहर सबर्ब्स में राष्ट्रपति का पर्सनल रेजिडेंस था जहां पर उनकी हत्या करी गई है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको की लोकेशन का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों समुद्र एग्जैक्टली कहां पर स्थित हैं। अक्सर इनकी लोकेशन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे महिपाल सर आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज के अपडेट्स आपको वहां प्राप्त हो जाएंगे। अन्य सभी जगह आप मुझे महिपाल राठौड़ नाम से सर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल pathfinder_UPSC पर प्राप्त हो जाएगा। 11 जुलाई रविवार को आ रहा है मेगा कॉम्बैट। तो इस बार आपके लिए जीतने को स्कॉलरशिप्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं, जैसे कि एप्पल आईपैड, एयरपॉड, स्पीकर्स एटसेट्रा और टॉप 500 रैंकर्स के लिए अमेजॉन वाउचर्स भी हैं। एंड दिस इज ओवर एंड बियॉन्ड द स्कॉलरशिप्स। तो सबसे बड़ा प्राइस तो यही होगा कि आप अच्छी रैंक लाकर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में अवेल करें। तो इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए फर्स्ट कॉमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें और वहां पर आपसे कोड मांगा जाएगा। यू कैन यूज दिस कोड। अब हेती के राष्ट्रपति पर यह हमला एग्जैक्टली हुआ कहां पर है? तो उनका खुद का प्राइवेट घर था पोर्टाओ प्रिंस शहर से थोड़ा सा बाहर सबर्ब्स में इनका प्राइवेट रेजिडेंस है। और प्राइवेट रेजिडेंस क्यों है मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में बता दूंगा। तो इस घर पर भी सिक्योरिटी थी। ये उनके घर का एक्सटीरियर है, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी थी। उसके बावजूद यहां पर बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेन्ड गनमैन अंदर आ गए और इन्होंने सिक्योरिटी को मारते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचकर उनकी हत्या कर दी। राष्ट्रपति की वाइफ यानी कि फर्स्ट लेडी को भी गोलियां लगी है और इन्हें एयरलिफ्ट करके अभी अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। एज ऑफ 8 जुलाई मॉर्निंग यानी आज सुबह हेती की सरकार ने यह जानकारी दी कि हमने हमलावरों को पकड़ लिया, यानी कि उनके ठिकाने तक पहुंच गए और उनमें से 4 लोगों को मार दिया गया है पुलिस और आर्मी के ऑपरेशन के द्वारा और 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि ये लोग अभी भी शहर में ही थे और इतनी जल्दी इन्हें पकड़ भी लिया गया। अब थोड़ा सा मैं हेती के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है हेती देश के लिए। तो देखिए, हेती में एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है डिक्टेटरशिप्स की, स्लेवरी की, और इतनी परेशानियां रही है कि इस देश ने कभी सच्चा विकास देखा ही नहीं। यहां पर अफ्रीका से इतने स्लेव्स लाए गए कि आज भी 94% आबादी यहां पर ब्लैक है और बाकी की आबादी मोस्टली मुलाटो है। मुलाटो ऐसे काफी पुराना शब्द हो चुका है, इसको अब यूज इतना नहीं किया जाता। इट सिग्निफाइज कि अगर कोई यूरोपियन और ब्लैक आबादी के बीच में से जो एथनिसिटी डेवलप हुई थी उसको मुलाटो कहा जाता है। तो 94% आबादी यहाँ की ब्लैक है और स्लेवरी का बहुत लंबा इतिहास रहा था। लेकिन सन 1801 में ये गुलाम बगावत कर देते हैं, लेड बाय अ स्लेव टुसॉन्ट लोवर्टर, पार्डन माय फ्रेंच। तो टुसॉन्ट को ब्लैक नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि उस समय नेपोलियन समकालीन था यूरोप में। तो इनके नेतृत्व में एक बगावत होती है और इसमें ये लोग सक्सेसफुल रहते हैं और गुलाम प्रथा को हमेशा के लिए हेती से खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या इससे हेती की दिक्कतें सॉल्व हो गई? नहीं। 1804 में इन्होंने देश को आजाद भी करवा लिया, अगेन स्लेव लीडर जॉन जाक डेसालिन के नेतृत्व में, और ये दुनिया का पहला ब्लैक नेशन बन गया जिसने फ्रीडम अटेन करी हो। तो यहां पर मेजॉरिटी आबादी ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थी और इन्होंने कॉलोनियल रूल को हटाकर आजादी ले ली थी अपनी। लेकिन हेती में अस्थिरता का राज तभी से शुरू हो गया। 1806 में 2 साल बाद ही डेसालिन की हत्या कर दी जाती है
और उसके बाद अस्थिरता का दौर रहता है, फिर भी हेती अपनी इंडिपेंडेंस बनाकर रखता है, लेकिन अभी भी वो कई बड़े देशों पर, यूरोपियन देशों पर निर्भर है। 1915 में यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि अब एक महाशक्ति बनता जा रहा था 20th सेंचुरी में, वो हेती पर इन्वेजन करता है। केवल 300-400 सैनिकों के साथ इन्होंने हेती पर कब्जा कर लिया था और कई सालों तक, लगभग 3 दशक तक ये अपनी सेनाओं को वहां रखते हैं और हेती को एक तरह से अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। ऑफिशियली हेती में सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में थे। 1937 में पड़ोसी डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ इनकी एक लड़ाई होती है, जिसमें कई हेतियंस को मार दिया जाता है बॉर्डर पर डोमिनिका के सैनिकों के द्वारा। और उस समय डोमिनिकन रिपब्लिक में एक डिक्टेटर था जिसका नाम था ट्रूहिलो, उसके कहने पर यह हत्याकांड किया गया। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था फाइनली, तब अमेरिका अपनी सेनाओं को और अपने कंट्रोल को हेती से हटाता है, लेकिन उसके बाद भी कई दशकों तक यूएस का वहां पर फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है। जैसे कि उनका बैंक वगैरह है वो सब यूएस की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलते थे, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो था ही, क्योंकि जो भी हेती में पावर में आता था ऐसा माना जाता है कि यूएस के सपोर्ट के कारण ही वो पावर में आ रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी जो सेनाएं हैं या फिर जो फिजिकल प्रेजेंस है वो हेती से हटा लिया। 1957 में हेती में एक डिक्टेटर, एक तानाशाह पावर में आ जाता है जिसका नाम था फ्रांसुआ डुवालियर, और इसको लोग कहते थे पापा डॉक। पापा डॉक ने आर्मी की मदद से पूरा तानाशाही रवैया अपनाया और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए, कई लोगों को जेल में डाला, कई लोगों की हत्या करवा दी जो भी उसके पॉलिटिकल विरोधी थे। 1964 में डुवालियर ने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, और अपनी तानाशाही को पूरी तरह से लागू करने के लिए डुवालियर ने एक सीक्रेट पुलिस भी बनाई जिसका नाम था टॉन्टन मैकूट्स। तो ये एक सीक्रेट पुलिस, एक गेस्टापो की तरह काम करते थे, लोगों को उठा लेते थे रातों रात उनके घर से और उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं 1960s और 70s में चलती रही। 71 में डुवालियर की मृत्यु हो जाती है नेचुरल कॉजेज से, लेकिन उसके बाद भी हेती की किस्मत नहीं सुधरी। पापा डॉक का बेटा जॉन क्लॉड, जिसको बाद में बेबी डॉक कहा जाने लगा, ये सत्ता में आ जाता है और ये अपने पिताजी से भी एक कदम आगे चलकर लोगों को परेशान करता है। देयर वाज सीवियर पॉलिटिकल रिप्रेशन, जो भी पॉलिटिकल विरोधी है सबको जेल में डाल दिया गया। 1986 में बेबी डॉक के खिलाफ आर्मी जनरल्स उठ खड़े होते हैं, एक बगावत होती है, कूडेटा हो जाता है जिसमें आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हेनरी नेम्फी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और बेबी डॉक को भागना पड़ता है फ्रांस। 1988 में ये वाले आर्मी जनरल को अभी तख्ता पलट कर दिया जाता है और जनरल प्रॉस्पर एवरिल आ जाते हैं सत्ता में। लेकिन जनरल एवरिल के रूल से भी लोग खुश नहीं थे, तो 1990 में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। जब प्रोटेस्ट होते हैं तो जनरल एवरिल ने देश में मार्शल लॉ, स्टेट ऑफ सीज डिक्लेयर कर दिया और फिर से अपने विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चुनाव की घोषणा करी जाती है और एवरिल अपना पद छोड़ देते हैं। 1990 में हेती के पहले फ्री इलेक्शंस होते हैं और इन चुनावों में एक फॉर्मर प्रीस्ट, एक पादरी चुनाव जीत जाते हैं, जॉन बर्ट्रांड एरिस्टीड। ये एक लेफ्ट विंग लीडर थे और ये गरीबी को हटाने का नारा इन्होंने दिया था। ये कहते थे कि हेती में बहुत समस्याएं हैं, सबसे पहले गरीबी को हटाना है। तो सोशलिस्ट और लेफ्ट विंग लीडर थे, लेकिन इनका भी राज ज्यादा समय नहीं चला, केवल 1 साल के लिए सत्ता में थे और इनके खिलाफ भी एक तख्ता पलट कर दिया जाता है। तो इतनी इंस्टेबिलिटी देखकर 1994 में अमेरिका फिर से अपनी फौज को यहां भेजता है और जो मिलिट्री रेजिम जिसने 91 में ये तख्ता पलट किया था इसको हटाया जाता है और एरिस्टीड को फिर से सत्ता में लौटाया जाता है। 95 में यूनाइटेड नेशंस ने यहां पर पीस कीपर डिप्लॉय किए और एरिस्टीड के ही एक सपोर्टर रेने प्रेवॉल को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। लेकिन 99 में फिर से चुनाव होते हैं, उसमें एरिस्टीड को फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाता है, सेकंड टर्म आता है इनका। लेकिन इस बार चुनाव के नतीजे डिस्प्यूटेड थे, चुनाव में धांधली के बहुत सारे आरोप लगाए गए थे और ये कहानी पिछले 20 साल से वहां चल रही है कि चुनाव में धांधली के आरोप लगाते जाते हैं। 2004 में लोग एरिस्टीड के खिलाफ हो गए और इस बार एरिस्टीड को भी देश छोड़कर जाना पड़ा। उस समय देश में काफी राजनीतिक हिंसा भी होती है एरिस्टीड के सपोर्टर्स और विरोधियों के बीच में। 2006 में फिर से चुनाव होते हैं और एरिस्टीड के ही पूर्व सपोर्टर प्रेवॉल फिर से चुनाव जीत जाते हैं। 2008 और 10 के बीच में कई प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि देश की माली हालत खराब थी, खाने को ज्यादा था नहीं, कुछ कॉलेरा बीमारी वहां पर कई लोगों की जान ले रही थी और इलेक्शंस में धांधली के आरोप तो कंटिन्यूअसली लगते ही रहते थे। अब ये सब चल ही रहा था, इस बीच में 2010 में हेती के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आता है और इतना भयानक भूकंप था कि 1 से 3 लाख लोग इसमें मारे गए। आपको मैं याद दिला दूं कि हेती की आबादी केवल 1 करोड़ 10 लाख है अभी के समय, उस समय लगभग 1 करोड़ थी। 1 करोड़ की आबादी में से 1 लाख से 3 लाख लोग मारे गए, विच इज अ बिग नंबर। और इस अर्थक्वेक ने हेती की हालत इतनी खराब कर दी कि आज दिन तक हेती इससे उबर नहीं पाया है। इस भूकंप में पोर्टाओ प्रिंस में स्थित राष्ट्रपति का जो निवास है वो भी डैमेज होकर गिर गया था और पिछले 10 सालों में हेती की सरकार फिर से राष्ट्रपति का घर भी नहीं बना पाई। इसीलिए 10-11 साल से जो भी राष्ट्रपति रहा है वो अपने प्राइवेट घर में ही रहता है और इसीलिए अभी जो ये लेटेस्ट हमला हुआ है वो उनके प्राइवेट रेजिडेंस पर हुआ है।
अब आपको लगेगा कि इतने बड़े भूकंप के बाद तो देश एक हो गया होगा, यहां पर दुनिया भर ने मदद करी थी, उससे काफी बदलाव आया होगा, लेकिन नहीं। हेती के अर्थक्वेक रिलीफ में भी बहुत सारे घोटाले हुए। जो इंटरनेशनल सपोर्ट में पैसा आया, जो रिलीफ मटेरियल्स आए, उनमें भी बहुत भ्रष्टाचार देखा गया और यहाँ पर बहुत सारे आरोप लगे। यूएन पीस कीपर्स पर यहाँ पर रेप के आरोप लगे और यहाँ की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। 2011 में मिशेल मार्टेली यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं। 2012 से 14 के बीच में इनकी सरकार भी प्रोटेस्ट झेलती है, क्योंकि करप्शन और गरीबी लगातार बढ़ते जा रहे थे। इनकी सरकार जो 2010 में अर्थक्वेक आया था उससे पूरी तरह से सही रूप से निपट नहीं पाई। जो एड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैसा आ रहा था विदेशों से, वो पूरी तरह से सरकार के कारिंदे या फिर इनफैक्ट कई बार तो यूएन पर भी आरोप लगे थे कि वो भी यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। तो मार्टेली के खिलाफ इतने प्रदर्शन हुए कि अल्टीमेटली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2015 के अंत में वहां पर फिर से चुनाव होते हैं। 2016 की शुरुआत में उसके नतीजे आ गए, लेकिन नतीजों में फिर से डिस्प्यूट था, तो एक साल तक कोई भी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता है। फाइनली 2017 की शुरुआत में, फरवरी 2017 में जोवेनाल मोइसे ये बन जाते हैं राष्ट्रपति। तो इन्होंने चुनाव लड़ा। ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, ही वॉज अ बिजनेसमैन। इनका एक बहुत बड़ा बनाना एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो ये इस चुनाव के लिए पॉलिटिक्स में उतरे और इन्होंने ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। अब हैती में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो देखो, चुनाव हुए थे, चुनाव का रिजल्ट 2016 की शुरुआत में आया था, तो इनका कार्यकाल 2021 फरवरी में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मोइसे और इनके सपोर्टर्स का कहना था कि क्योंकि मोइसे ने 2017 के शुरुआत में पद ग्रहण किया था, तो इनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होना चाहिए। और इसी के कारण इस साल 2021 के शुरुआत में मोइसे के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कहा कि तुम तो तानाशाही कर रहे हो, तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सत्ता से आप हटे नहीं। पिछले 1-1.5 साल से जोवेनाल मोइसे खुद अपना पावर बढ़ा रहे थे। पिछले 1 साल से तो उन्होंने पार्लियामेंट को कंसल्ट ही नहीं किया था। कोई भी कानून बनाया गया वो सीधा डिक्री के माध्यम से, जैसे भारत में होता है कि ऑर्डिनेंस होता है, वैसे ही वहां पर डिक्री होता है, रूल बाय डिक्री। बेसिकली आप पार्लियामेंट से या फिर जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है उससे कंसल्ट करे बिना सीधा कानून बना देते हैं, पास कर देते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो उस प्रकार का शासन पिछले 1 साल से जोवेनाल मोइसे चला रहे थे और उनका यह मानना था कि मेरा कार्यकाल अभी 5 साल का 2022 में खत्म होगा। फिर उन्होंने जुडिशरी की पावर को भी कम करने की कोशिश करी थी, ताकि जुडिशरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट ना कर सके। तो इन पर यह आरोप भी लगे कि इन्होंने अपने बिजनेस को फायदा बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स आगे बढ़ाए। एक कानून इन्होंने ऐसा भी बना दिया जिसके तहत देश की इंटेलिजेंस एजेंसी केवल राष्ट्रपति को जवाब देगी, उनके प्रति जवाबदेह है। सरकार के दूसरे हिस्सों को, चाहे वो पार्लियामेंट हो, उसके प्रति वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो सन 2021 में अगर हम हैती की स्थिति देखें तो यहां पर आर्थिक परेशानियां तो चल ही रही है पिछले कई सालों से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दशकों से चल रही है और सामाजिक परेशानियां भी बढ़ गई है। कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद से पोर्टाओ प्रिंस शहर में, कैपिटल में, गैंग वायलेंस भी बढ़ गया है और इसके पीछे यही रीजन बताया जा रहा है कि इकोनॉमी की हालत खराब है, तो लोग हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं पैसे के लिए। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, खाने के और फ्यूल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हैती की 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। $2 प्रतिदिन उनकी इनकम है। हैती में गरीबी बहुत ज्यादा है। अब पॉलिटिकल क्राइसिस तो कोई भी देश झेल ले, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का क्या किया जाए। 2010 में यहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद 2016 में हरिकेन मैथ्यू आ गया, इसने और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। जो इन्होंने 2010 के अर्थक्वेक के बाद बनाया था वो भी अगेन डैमेज हो गया। और मोइसे पिछले 1 साल से जो शासन चला रहे थे उसके कारण फरवरी 2021 में यहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे मोइसे के खिलाफ, और ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, चाहे तो पॉज करके। अब जोवेनाल मोइसे के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी हत्या बिना पश्चिमी देशों के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं थी। तो इनडायरेक्टली उनका इशारा यूएस की तरफ है। तो इनके सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना ये हत्या नहीं हो सकती। वहां पर एक क्लिप वायरल हो गया है जिसके अंदर राष्ट्रपति के घर में किसी ने वो वीडियो बनाया था जिसमें जो अटैकर्स हैं वो इंग्लिश में चिल्ला रहे हैं कि हम अमेरिका के हैं और दरवाजा खोलो। इस तरह का एक क्लिप वहां पे वायरल हो रहा है, हालांकि उसको अभी ऑफिशियली किसी ने कंफर्म नहीं किया है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बस इतनी जानकारी दी है कि जो अटैकर्स थे वो स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए हैती की कमान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्लॉड जोसेफ के हाथ में है और इन्होंने पुलिस और मिलिट्री को पूरी तरह से सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए आदेश दे दिए हैं। हैती के बॉर्डर्स को कल रात को ही क्लोज कर दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इसे ऑफिशियली स्टेट ऑफ सीज कहा जा रहा है, लेकिन ये टेक्निकली मार्शल लॉ है, तो अब किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है शक के बिना पे। तो ये सिक्योरिटी को संभालने के लिए निर्णय अभी लिया गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश में शायद राजनीतिक हिंसा फिर से हो सकती है, क्योंकि जो चुनाव की डिमांड 2021 में हो रही है वो कभी ना कभी तो इनको करवाने पड़ेंगे, 2022 में करवाने पड़ेंगे। और मोइसे और उनके विरोधियों के बीच में शायद राजनीतिक हिंसा भड़कने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या होता है। वैसे मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि हैती और दुनिया में कहीं पर भी हिंसा ना हो, बट रियलिटीज आर समथिंग डिफरेंट।
हमें करंट अफेयर से अपडेटेड रहना ज़रूरी है, तो वो हम कर लेंगे। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट फैकल्टीज लाइव पढ़ाते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस। किसी भी फ्री क्लास या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस दो प्रकार के यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो भी कोर्स आप अवेल करें उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज दिस कोड। ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप जीएस और ऑप्शनल के कोर्स को एक साथ अवेल करते हैं तो आपको उस पर 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन अवेल करते ही आप एक बैच कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कहां से किस टीचर से क्या पढ़ूं, जस्ट ज्वाइन अ बैच और आपके रेगुलर क्लासेस होंगे और 1 ईयर और 2 ईयर के बैचेस यहां बनते हैं हर हफ्ते। इनको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इन कोर्सेज को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। 1 साल का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको जीएस की किताबों का 20 बुक्स का सेट फ्री में मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें। एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जिसमें 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस ओरिएंटेड टेस्ट हैं, ये भी आपको फ्री मिलेगी विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑनवर्ड्स। एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डेली डिस्कस किया जाता है, तो अगर आपको एमसीक्यूज में दिक्कत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इन्हें भी ज्वाइन करिए यूजिंग दिस कोड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।